आज है 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट्स में गुरुवार को राहत भरी तेजी देखने को मिली, जहां माइक्रोन के मजबूत नतीजों से एआई से जुड़े स्टॉक्स में भरोसा लौटा। इसके साथ ही उम्मीद से बेहतर इन्फ्लेशन डेटा ने भी बुलिश सेंटिमेंट को सपोर्ट किया। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से इंडिसेस थोड़े ठंडे पड़ गए। डाउ जोन्स दिन के हाई से करीब 400 पॉइंट्स फिसला और कुछ समय के लिए नेगेटिव में भी गया, लेकिन अंत में करीब 60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी अपने हाई से नीचे आए, फिर भी दोनों इंडिसेस 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ क्लोज हुए। माइक्रोन के शेयरों में आई तेजी ने यह साफ किया कि हालिया एआई स्टॉक्स की बिकवाली पूरे सेक्टर की वजह से नहीं, बल्कि कुछ कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज की वजह से थी। इससे एआई थीम को लेकर बाजार में डर कुछ हद तक कम हुआ है। नवंबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से बेहतर रहा, जहां CPI 2.7% आया, जबकि अनुमान 3.1% का था। कोर CPI भी 2.6% रहा, जो 3% के अनुमान से नीचे है, यानी महंगाई का दबाव फिलहाल कम होता दिख रहा है। हालांकि इकोनॉमिस्ट्स इस डेटा को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कुछ डेटा पॉइंट्स मिस हुए थे। इसलिए बाजार अब दिसंबर के इन्फ्लेशन डेटा पर ज्यादा ध्यान देगा, जो अगले महीने आएगा। इस इन्फ्लेशन रिपोर्ट से जनवरी में रेट कट की संभावना में खास बदलाव नहीं आया और ऑड्स अभी भी 25 से 27% के आसपास हैं। लेकिन मार्च 2026 में रेट कट की उम्मीद बढ़ी है, जहां चांसेस 55% से बढ़कर करीब 58.5% हो गए हैं। एक और बड़ी खबर में टिकटॉक ने बताया कि उसकी पेरेंट कंपनी ने ओरेकल कॉर्प, सिल्वर लेक और MGX के साथ मिलकर एक US जॉइंट वेंचर बनाने का अग्रीमेंट साइन किया है। इस जेवी का नाम टिकटॉक USDS जॉइंट वेंचर LLC होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद ओरेकल कॉर्प के शेयर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में करीब 5% तक उछल गए। बाजार ने इस डील को टिकटॉक के US ऑपरेशंस के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा। अब सबकी नज़र बैंक ऑफ जापान पर टिकी हुई है, जहां उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए रेट्स बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये 1995 के बाद सबसे ऊंचा रेट लेवल होगा। साल के आखिर की तरफ बढ़ते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा आने वाला हफ्ता भी छोटा रहेगा, क्योंकि 24 दिसंबर को अर्ली क्लोज और 25 दिसंबर को क्रिसमस हॉलिडे रहेगा। US ट्रेडिंग में इंडियन स्टॉक्स के ADRs की बात करें तो इन्फोसिस ADR में अच्छी तेजी दिखी और ये 5% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। ICICI बैंक, विप्रो, HDFC बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के ADRs भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते नजर आए। मेक माई ट्रिप ADR में हल्की कमजोरी रही, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के GDR में करीब 1% की मजबूती देखने को मिली। ओवरऑल ADR मूवमेंट से संकेत मिलता है कि इंडियन IT स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी 50 ने दिन के दौरान रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में फ्लैट और हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। लगातार चौथे दिन चार्ट पर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा, जो शॉर्ट टर्म में दबाव को दिखाता है। हालांकि रिवर्सल के संकेत भी नजर आए। इंडेक्स ने 25,750 से 25,800 के जोन को बचाए रखा, जहां 50-डे EMA और राइजिंग सपोर्ट मौजूद है। ये लेवल फिलहाल अहम है, क्योंकि इसके नीचे जाने पर गिरावट 25,500, 25,450 तक बढ़ सकती है। चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल जैसा कैंडल पैटर्न बना है, जिसे आम भाषा में कहें तो बिकवाली थमती हुई दिख रही है। लेकिन RSI और MACD जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी कमजोर हैं, इसलिए तेजी की पुष्टि नहीं हुई है। ऊपर की तरफ 26,000 से 26,000 का जोन मजबूत रुकावट बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर टिकता नहीं है, तब तक अपसाइड सीमित रह सकती है। बैंक निफ्टी ने भी दिन के अंत में खुद को संभाला और राइजिंग सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ। यहां भी कैंडल पैटर्न ये इशारा कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मोमेंटम अभी कमजोर है। बैंक निफ्टी के लिए 59,100 से 59,400 का इलाका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जबकि 58,600 से 58,400 का जोन नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। ऑप्शंस डेटा के मुताबिक निफ्टी में 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल पोजीशंस हैं, जो शॉर्ट टर्म में बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। वहीं 25,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट पोजीशंस हैं, जो सपोर्ट का काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.83 हो गया है, जो ये बताता है कि मार्केट सेंटिमेंट धीरे धीरे स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं माना जा सकता।
इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन गिरकर 9.7 पर आ गया है, यानी मार्केट में डर कम है। लेकिन इतनी लो वॉलेटिलिटी ये भी संकेत देती है कि आगे चलकर कोई शार्प मूव देखने को मिल सकता है। फंड फ्लो की तस्वीर देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में नेट सेलिंग दिख रही है, यानी बाजार को लेकर ट्रेडर्स अभी भी कॉशियस हैं, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में क्लियर नेट बाइंग नजर आ रही है, जो बताती है कि इंडेक्स के बजाय चुनिंदा स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में हल्की सेलिंग के साथ मार्केट का मूड फिलहाल मिक्स्ड और सिलेक्टिव बना हुआ है। FII ने 18 दिसंबर को मार्केट में हल्की लेकिन पॉजिटिव बाइंग दिखाई। करीब 13,019 करोड़ रुपए की खरीद और 12,405 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद नेट 614 करोड़ रुपए का पैसा मार्केट में डाला गया, जो सेंटिमेंट के सुधरने का संकेत है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी DII ने मार्केट को और ज्यादा मजबूती दी। इन्होंने 13,741 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 11,215 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिससे नेट 2,526 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है। सपोर्ट होल्ड होने पर बाउंस मिल सकता है, लेकिन क्लियर ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और मोमेंटम की अभी भी कमी है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखने चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगातार दबाव में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर भविष्य अग्रवाल ने तीसरे दिन भी बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी बेची है। इस बार करीब 2.83 करोड़ शेयर 31.90 रुपए के भाव पर बेचे गए, जिससे 3 दिन में कुल लगभग 2.2% हिस्सेदारी निकल चुकी है। ये बिक्री 324 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो प्रमोटर के बताए गए कर्ज से भी कहीं अधिक है। कुल मिलाकर लगातार प्रमोटर सेलिंग से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और शेयर पर शॉर्ट टर्म में दबाव बना रह सकता है। बजाज होल्डिंग्स और स्विगी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल किया जा रहा है, जिससे इन शेयरों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू होगी। इसके साथ प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी की भी F&O सेगमेंट में एंट्री होने जा रही है, जो इन शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाने का काम कर सकती है। आमतौर पर F&O में आने के बाद स्टॉक्स पर ट्रेडर्स और बड़े निवेशकों की नज़र बढ़ जाती है। इस खबर का असर ये हो सकता है कि इन शेयरों में वॉल्यूम और उतार चढ़ाव दोनों बढ़ें। भारतीय एयरटेल ने सीनियर मैनेजमेंट में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से जुड़ा माना जा रहा है। 1 जनवरी से सोमिन रे को ग्रुप CFO बनाया जाएगा, जबकि अखिल गर्ग को एयरटेल इंडिया का CFO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शश्वत शर्मा को MD और CEO की जिम्मेदारी दी गई है। मैनेजमेंट में ये बदलाव कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फोकस को और मजबूत कर सकता है, जिसे बाजार आमतौर पर पॉजिटिव लेता है। बायोकॉन को अमेरिका में अपनी न्यू जर्सी यूनिट के लिए US FDA से VAI स्टेटस मिला है, जो एक राहत भरी खबर मानी जाती है। निरीक्षण अक्टूबर की शुरुआत में हुआ था और अब उसकी रिपोर्ट सामने आई है। ल्यूपिन ने फिलीपींस और ब्राजील में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नियो फार्म के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत गैस्ट्रो से जुड़ी दवा ब्रांड प्लासिल की बिक्री इन बाजारों में की जाएगी। ये खबर कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस के लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने पुणे में 450 बेड का एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा और इसे अगले 3 सालों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यरवदा इलाके में बनने वाला ये हॉस्पिटल वेस्टर्न इंडिया में कंपनी की चौथी बड़ी फैसिलिटी होगी। इंडिगो के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच शुरू की है, जो हाल ही में कई रूट्स पर फ्लाइट डिसरप्शन से जुड़ी शिकायतों के बाद की गई है। शुरुआती जांच में CCI को मामला आगे बढ़ाने लायक लगा है, हालांकि अभी जांच की समय सीमा और दायरा साफ नहीं किया गया है। वोडाफोन इंडिया ने अपनी सब्सिडियरी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रा लिमिटेड के जरिए 3,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये फंडिंग सिक्योर्ड, अनलिस्टेड और अनरेटेड NCDs जारी करके की गई है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरतों के लिए कर सकती है। आदित्य बिरला फैशन पर मुंबई के स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने 13.77 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड लगाई है। इसमें टैक्स के साथ ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है और ये ऑर्डर ऑडिट प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया गया है। कंपनी को ये नोटिस 16 दिसंबर को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG सब्सिडियरी RCPL ने तमिलनाडु की फूड एंड न्यूट्रिशन ब्रांड उदयम्स एग्रो फूड्स में मेजॉरिटी स्टेक खरीदी है। इस डील से रिलायंस का ब्रांडेड स्टेपल्स पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, जबकि पुराने प्रमोटर्स के पास बाकी हिस्सेदारी बनी रहेगी।
HCL टेक ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए HPE के टेल्को सॉल्यूशंस बिजनेस को खरीदने का फैसला किया है। इस डील की कीमत अधिकतम $160 मिलियन तक हो सकती है और इससे HCL टेक की AI और नेटवर्क इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। एम्बर एंटरप्राइजेज ने पंजाब में अपने HVAC प्रोडक्ट्स के लिए डेडिकेटेड R&D सेंटर के बड़े विस्तार की योजना बताई है। कंपनी इस फैसिलिटी में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे एनर्जी एफिशिएंट और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस पर फोकस बढ़ेगा। इसके साथ ही इसकी सब्सिडियरी इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने शोगिनी टेक्नो आर्ट्स में 80% हिस्सेदारी भी खरीदी है। ये सारे कदम कंपनी के इनोवेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं, जो भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 1804.48 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो जॉइंट वेंचर के तहत होगा, जिसमें कंपनी की हिस्सेदारी करीब 469 करोड़ रुपए की है और काम 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। इससे पहले कंपनी को रेलवे से भी एक अहम प्रोजेक्ट मिला था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ट्रेंड पूरी तरह पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि शेयर हायर हाई बना रहा है और हाल का स्विंग हाई भी डिसाइसिवली टूट चुका है। शेयर 20, 50 और 100 डे EMA से ऊपर है और RSI करीब 68 पर मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है। इस सेटअप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 3280 के आसपास खरीदने की रणनीति है। डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल करने के लिए 3152 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 3549 का टारगेट रखा गया है, जहां तक करीब 8% का अपसाइड बनता है। हिंदुस्तान जिंक ने वीकली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है, जो सेंटिमेंट और बाइंग स्ट्रेंथ के सुधरने का संकेत है। शेयर सभी प्रमुख EMA से ऊपर है और RSI करीब 71 पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। इस तकनीकी तस्वीर के आधार पर हिंदुस्तान जिंक को 592 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। 555 का स्टॉप लॉस रखा गया है और ऊपर की तरफ 664 का टारगेट दिख रहा है, जहां से करीब 12% तक का अपसाइड निकल सकता है।